हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका न्यूज़ मैनियाक में, अ प्लेस फॉर डेली न्यूज़ डेवलपमेंट, जहां आपको मिलता है डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर वेरियस एग्जाम्स सच एज यूपीएससी, डिफेंस एंड एसएससी। मैं हूं आपका दोस्त यतेंद्र सिंह। मैंने अपनी मास्टर्स करी है फूड एंड न्यूट्रिशन से, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडियाज़ पर। और अगर आपको मुझसे इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम लिंक पर जुड़ सकते हैं, जहां मैं डेली एक लिंक शेयर करता हूं, जिससे आप मेरे साथ डेली लाइव क्लास इंडियन पॉलिटी की पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की ओर। और न्यूज़ पढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट साइक्लोन तुकतई। और इसका करेक्ट आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको कि आप वीडियो पॉज करके इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सो द ऑप्शंस आर: नेम ऑफ दिस साइक्लोन तुकतई इज गिवन बाय म्यांमार, इट मेड अ लैंडफॉल इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ऑप्शन थर्ड, इट ओरिजिनेटेड इन पर्शियन गल्फ एंड मूव टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो आपको ये बताना है कि जो साइक्लोन तुकतई अभी आया था हमारे अरेबियन सी में, वो उनमें उसके लिए इन तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ट्रू है और कौन सा रॉन्ग है। तो आपको जो करेक्ट है उस पर अपना आंसर मार्क करना है। बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की ओर। वेरी सीवियर साइक्लोन यास टू हिट नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट। अभी हाल ही में देखिए, हम लोग जो है अब साइक्लोन तुकतई के दुख से तो निपटे नहीं हैं। ऑलरेडी हमारे देश में कोरोना वायरस चल रहा है, इकनॉमी हमारी वैसे ही डाउन जा रखी है, और ऊपर से अब एक और साइक्लोन हमारे जो है ईस्ट कोस्ट पे आ रहा है, जिसका नाम है यास, जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल के अपर हेड पे बनना है। और एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो आपका यास है, यास साइक्लोन, ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 26 की शाम तक आ पाएगा। ये 26 मई को आपको जो है कहीं ना कहीं इंडिया में उड़ीसा कोस्ट पे ये हिट करेगा 26 मई के आसपास। अब देखो, आज के समय में हमारे पास कितना टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा होता है, कितनी फ़ायदेमंद है टेक्नोलॉजी, कि हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बन रहा है उसकी मूवमेंट कितनी, किस तरफ की ओर है, उसकी स्पीड कितनी है, और किस डेट के आसपास लगभग वो हिट करेगा इंडिया के बॉर्डर्स को या इंडिया की कोस्ट लाइन को। तो ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यास का जो नाम है, दिस नेम ऑफ यास इज़ गिवन बाय ओमान। ओमान एक आपकी गल्फ कंट्री है, और उसके द्वारा ये नाम यास दिया गया है। यहाँ पे देखिए, एक और बड़ी चीज़ हम लोगों के सामने आती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये साइक्लोन्स के नेम दिए कैसे जाते हैं। जब 18 तारीख की मैं आपके लिए न्यूज़ कवर कर रहा था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हाउ साइक्लोन्स आर नेम्ड, और आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ हाउ साइक्लोन्स आर नेम्ड। और यूपीएससी के लिए और डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये एग्ज़ाम में डेफिनेटली बन भी सकता है क्वेश्चन कि कैसे नाम दिया जाता है। देखिए, दुनिया भर में रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया की कोई एक गवर्निंग बॉडी है मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनन्स की। जैसे एशिया पैसिफिक में मान लीजिए कि 2 हैं, यूरोप में 1 है, अफ्रीका में 2 हैं, फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के लिए, ऐसे करके दुनिया भर में कुछ रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं। तो ये जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स होते हैं, ये नेम देते हैं अलग अलग साइक्लोन्स को। अब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये भी एक रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। आईएमडी की तरह दुनिया में और भी आरएसएमसी हैं। इस आईएमडी में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर 13 कंट्रीज आती हैं। 13 कंट्री, जिसमें से आपका ओमान एक है, फिर म्यांमार है, थाईलैंड है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया ऑफ कोर्स, ठीक है, ऐसे करके ये कंट्रीज़ हमारी आपकी इसमें आती हैं, आईएमडी के रीजनल आरएसएमसी के अंडर आती हैं। फिर क्या होता है कि 13 कंट्रीज़ जो हैं, ये अपना नाम ऐसे ही प्रपोज करके एडवांस में, मान लीजिए कि आज आरएसएमसी की मीटिंग होती है और ये 13 की 13 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव बुलाए जाते हैं, और ये वहाँ पे बैठ के फिर ये लोग प्रपोज करते हैं कि जी हमारी तरफ से 13 नेम्स ये हैं। हर कंट्री अपनी अपनी तरफ से 13 नाम देती है। देखिए, ऐसा 13 का कोई सेट रूल नहीं है कि 13 ही देंगे या 15 ही देंगे। 13 ही क्यों है? अब क्योंकि 13 कंट्रीज थी, इन्होंने एडवांस में नाम लेने थे, तो इन्होंने 13 नाम ले लिए, बोले चलो हर कंट्री जो है 13 नाम दे देगी। तो ये 13 नाम ले देते हैं, और बारी बारी से रोटेशनल बेसिस पे एक एक करके नाम दिए जाते हैं। मतलब एक एक करके ये नाम जो है साइक्लोन्स को दिए जाते हैं। मेरा सवाल आपसे एक और है कि जो अभी साइक्लोन तुकतई आया, जिसके बारे में मैंने पीछे आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, वो साइक्लोन तुकतई का नाम किस कंट्री ने दिया था? देखिए, साइक्लोन यास का नाम तो मैंने आपको बता दिया कि साइक्लोन यास जो है आपका ओमान ने दिया है।
और इस यास का मतलब होता है ट्री यानी कि पेड़। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो नॉमेनक्लेचर होता है इसमें कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। पहला तो ये जेंडर न्यूट्रल होगा, इसमें कोई लड़का नहीं कोई लड़की नहीं। साथ ही साथ ये किसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का नाम नहीं हो सकता, किसी पर्सनैलिटी के ऊपर नहीं हो सकता। साथ ही साथ ऐसा कोई नाम नहीं हो सकता जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली किसी कम्युनिटी को जो है इफेक्ट करे, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हो चाहे उनकी प्रैक्टिस सेंटिमेंट्स को हो इफेक्ट करे। तो ऐसा एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से नाम आपको देना होता है। ये नाम पहले ही एडवांस में दे दिए जाते हैं और फिर जैसे जैसे साइक्लोन आता रहता है वैसे वैसे रोटेशनल बेसिस पे एक एक करके नाम देते रहते हैं। तो आपको मुझे कमेंट में एक और चीज़ बतानी है कि तुख्तई का नाम किस कंट्री ने दिया था। अब क्योंकि बात यहाँ पे उड़ीसा की हो रही है तो उड़ीसा हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चिलिका लेक। चिलिका लेक इंडिया की लार्जेस्ट लगून है, ये ईस्ट कोस्ट में है और ये पहली रामसर वेटलैंड थी इंडिया की। रामसर कन्वेंशन में इंडिया की पहली फर्स्ट वेटलैंड साइट थी चिलिका लेक। तो आपको ये भी पढ़ के जाना है कि वेटलैंड क्या होते हैं और रामसर कन्वेंशन क्या होती है। साथ ही साथ उड़ीसा में जो कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं वो हैं भितरकनिका, सिमलीपाल और चिलिका नेशनल पार्क भी एक है। एक और चीज़ जो हमें पता है कि उड़ीसा में ट्राइबल पॉपुलेशंस काफ़ी है। तो उड़ीसा की ओवरऑल पॉपुलेशन का 22.85% जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। और उड़ीसा की जो इंडिया में टोटल उड़ीसा के ट्राइबल पॉपुलेशन का जो इंडिया में शेयर है वो है 9.5%। साथ ही साथ जो उड़ीसा है ये इंडिया में थर्ड रैंक रखती है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशंस लिविंग इन दी स्टेट्स। इससे पहले फर्स्ट नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है और सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे उड़ीसा है, जिसकी ट्राइबल्स की टोटल पॉपुलेशन 9.5% ऑफ द इंडियाज़ टोटल पॉपुलेशन है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर RSMC, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पढ़ना। फिर आपके लिए चिलिका लेक भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसे छोड़ने। अच्छा, नाविक और IRNS पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये पिछले एक हफ्ते में तीसरी बार रिपीट हो रहा है। IRNS का मतलब होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और नाविक की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ये इंडिया का देखिए मेट्रोलॉजिकली तो है ही है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, साथ ही साथ ये इंडिया का अपना GPS सिस्टम भी है। हम लोग जो है GPS हम लोग अभी लेते हैं वो अमेरिका से लेते हैं, लेकिन जो है अब इंडिया में भी अपना GPS बना दिया और इसके लिए नाविक और IRNS की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है। तो एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। फिर आपको पढ़ना है कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है और वेटलैंड्स इन इंडिया कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया। तो एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा। हमारी दूसरी न्यूज़ बात करती है विदाउट हाइफन्स, ये एक्चुअली डिप्लोमेसी की बात करती है। इसमें ये कहा गया है कि अभी परसों मतलब जो है लास्ट वीक एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो कि S जयशंकर साहब हैं, उन्होंने बताया कि इंडिया का जो स्टैंड है टुवर्ड US एंड चाइना, और ये भी बताया कि जो दिल्ली है वो इतनी रिलेक्टेंस क्यों है कि वो अमेरिका के साथ अपने रिलेशन बना सके। तो लेट मी टेल यू दैट इंडिया टुडे हैज़ नॉट गॉन टू US। इंडिया आज का इंडिया US के पास नहीं है कि हमसे दोस्ती कर लो, हमारे से हाथ मिला लो, नहीं। इट इज़ दिस, और ऐसा भी नहीं हुआ है कि अचानक से US को सपना आ गया और रात में कि चलो यार इंडिया से दोस्ती कर लेते, इंडिया तो बहुत बढ़िया, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ है, कोई एकदम से मूड शिफ्ट नहीं हुआ है। नो, इंडिया हैड बेटर पास्ट विद द US। बहुत ख़राब पास्ट रहा है इंडिया और US का। US ने हमेशा जो है जब भी इंडिया ने मदद मांगी तभी उसने इनकार किया, सुपर कंप्यूटर मांगा मना कर दिया। इंडिया ने जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तब आपका GPS की सपोर्ट मांगी, मना कर दिया। तो इंडिया हैड अ वेरी बेटर पास्ट विद द US, बट वी फोर्स US टू हैव अ टॉक विद अस। इस आर्टिकल में ऐसा भी लिखा हुआ है कि US आज मजबूरी में हमसे बात कर रहा है। 1970s के हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दिया, उसके बावजूद 1972 में हम रीजनल पावर की तरह उभरे जब हमने बांग्लादेश अलग कर दिया। तो इस एशिया में रीजनल पावर, साउथ एशिया में रीजनल पावर हम हो गए थे। ऑफ कोर्स इंडिया इतना बड़ा देश है और साथ ही साथ हमारी आर्मी को लेके, दो वी कुड नॉट सस्टेन आर दिस रीजनल पावर मेजॉरिटी, दस स्टिल वी वर अ पावर। साथ ही साथ फिर हम लोगों ने जो 1990s में अपनी इकोनॉमी खोली, तो द बूम दैट आर इकोनॉमी सॉ एंड द ग्रोथ विद विच द इंडियन इकोनॉमी वाज ग्रोइंग
प्लस 1999 में जो हम लोगों ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट करे, उनके बाद जो है यूएसए वाज कंपेल्ड टू टॉक विद अस एंड यूएसए वाज कंपेल्ड टू हैव अ फ्रेंडशिप इन दिस रीजन बिकॉज इट वांटेड टू हैव अ, वही हमेशा का यूएस का उसका तो हमेशा ये रहता है ना कि अपना हेजेमनी बनी रहे, चाइना को कंटेन करना और वो सब, इसलिए भी उसने हमसे बातें करी। उसको दिख रहा था कि इस रीजन, अच्छा उसको यही भी पता था यूएस को कि इंडिया इज़ अ कंट्री विच विल नेवर अटैक समवन, तो इसलिए भी उसने हमसे बात करी। तो इस तरीके से इंडिया ने जो अपना स्टैंड चेंज किया और अपने आप को खुद को बनाया, क्योंकि उसने हमें सुपर कंप्यूटर नहीं दिया, हमने खुद बनाया, हमने खुद के विद इवन हैविंग सैंक्शंस अपॉन अस, हमने जो है अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। इवन हैविंग सैंक्शंस, पाकिस्तान को फुल सपोर्ट होने के बावजूद चाइना और यूएसए का वी वन अ वॉर एंड हमने जो है एक बांग्लादेश नाम का एक नया देश बना दिया। वी आर अ ग्रेट इकोनॉमी टिल 1990s, तो हम 1970s तक तो इंडिया और चाइना की इकोनॉमी सेम थी, उसके बाद बूम होनी शुरू हुई है चाइना की, ठीक है। तो हमने भी 1990s में अपनी इकोनॉमी लिबरल कर दी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात किया है। और इसने एक और चीज़ बात करी है कि चाइना, देखिए हम लोग रेडी हैं किसी भी कॉन्फ्रंटेशन के लिए। अभी चाइना क्या है, लद्दाख में जो थोड़ी घुसपैठ कर रहा है, चाइना ने जो अपना बायोलॉजिकल वेपन बनाया है, दो इट्स रियली अ बायोलॉजिकल वेपन, क्योंकि ये सोचने और समझने वाली बात है कि जो चाइना के मित्र देश हैं, लेट अस से पाकिस्तान, लेट अस से नेपाल, लेट अस से नॉर्थ कोरिया, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे बिल्कुल कोई केस नहीं है, केसेस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वाई, क्या नेपाल की मेडिकल फैसिलिटी इंडिया से ज़्यादा अच्छी है? क्या पाकिस्तान की मेडिकल कंडीशन इंडिया से ज़्यादा अच्छी है? फिर भी वहाँ पे कुछ नहीं है, और इंडिया में है। और इंडिया में भी जो ज़्यादा हमारे डेवलप्ड सिटीज़ हैं, जैसे कि दिल्ली विच इज़ अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट फॉर इंडिया, बॉम्बे जो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यहीं पे जयपुर, तो जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वहाँ क्यों हो रहा है इतना? और अच्छा, इंडिया में देहरादून भी तो है ना, इंडिया में पणजी भी तो है जो फेमस है, इंडिया में चंडीगढ़ भी तो है, इन जगहों पे क्यों नहीं? क्योंकि जो इसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट लगे वहाँ पे इसने जो है अपना ये बायोलॉजिकल वेपन फैलाया। तो आप इस एंगल पे भी सोच सकते हैं, और ऐसा जो है हमारे जयशंकर साहब का कहना है, मेरा कहना नहीं है ये। तो इन्होंने ये पूरी जो है आपकी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस आर्टिकल के थ्रू यही बताया, और ये भी बताया है साथ ही साथ कि हम लोग जो है वॉर के लिए, अगर कोई वॉर ऐसी हमारे ऊपर लगाई जाती है, वॉर की कोई आशंका होती है, तो वी आर रेडी। और इस समय जो हमारे इंडिया और यूएस के बायलैटरल डिफेंस टाइज हुए हैं, कॉम कासा, लेमोआ, बेका, वो भी हमें बहुत हेल्प कर रहा है। अब ऑफ कोर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यहाँ पे लेमोआ, बेका और कॉम कासा पढ़ने की ज़रूरत है, एंड डेफिनेटली यू विल फेस वन क्वेश्चन इन आंसर राइटिंग अपॉन दिस। Definitely you are going to face one answer writing, be it in the section of security, be it in the section of international politics, और be it in any other section। ये आप ज़रूर फेस करेंगे कि लेमोआ, बेका, कॉमकासा के बारे में, और ये हमारे इंडिया और यूएस के डिफेंस टाइज हैं। तो आपको एक बार ये बताना है कमेंट में कि ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन बेसिकली, और ये आपको ज़रूर पढ़ना है कि बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट है, कॉमकासा क्या है, लेमोआ क्या है, ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ अब क्योंकि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी कैसे कैसे चेंज हो रही है हमारे, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है कि डिटर्मिनेंट्स को हम लोग फैक्टर्स भी बोलते हैं, और फॉरेन पॉलिसी क्या है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे जोग्राफ़ी हो गई हमारी, उसके बाद हमारे क्या हो गया कि जोग्राफ़ी के बाद हमारा हो गया पॉपुलेशन हो गया, फिर जो पॉपुलेशन के बाद हमारा इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी के बाद हमारा जो है डिफेंस हो गया, तो ये जो कल्चर हो गया हमारा, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे फैक्टर्स होते हैं इन किसी भी फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए। तो आपको एक बार ये देखना है कैसे कैसे ये कल्चर, डिफेंस, इकोनॉमी, ये जो है किसी देश की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है, इसके बारे में आपको एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी है। इस आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है कि जितने भी ऐप्स हैं ये सारी की सारी इंडियन ऐप्स हैं, जो डेटा है ना वो इंडिया में ही रहने वाला है, लेकिन जो व्हाट्सएप का डेटा है वो विदेश जाने वाला है, वो फॉरेन जाने वाला है। तो ये समझ में शायद इनको नहीं आ रहा है। एक और चीज़ है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर हम एक्सेप्ट ना करें तो अकाउंट विल गेट ऑटो डिलीटेड ऑटोमेटिकली। न्यू, ये तो तब की बात है जब जो है आप नेक्स्ट टाइम आप लोग अपडेट करने के लिए आपका व्हाट्सएप जाएगा, और तब अपडेट नहीं किया आपने तो। इसमें एक और चीज़ जो इस समय आपको ध्यान देने वाली बात है वो ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी रिपोर्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन। एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा, आंसर राइटिंग के लिए और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जस्टिस BN कृष्णा कमेटी आपके आंसर को बहुत सॉलिड कर देगा।
और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कपिल सिब्बल साहब ने तो व्हाट्सएप की तरफ से बोला ही है, तो जैसा कि एक चीज़ मैं बोल चुका हूँ कि दीज आर इंडियन कंपनीज, डेटा विल रिमेन इन इंडिया इटसेल्फ। तो जो भी कुछ, और गवर्नमेंट के पास तो ऑफकोर्स डेटा पहुंचना ही चाहिए, आप हाइड नहीं कर सकते। हाँ, प्राइवेट कंपनीज क्यों लें। एक और एग्जाम जो इस आर्टिकल में, जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कहीं लिखा हुआ है, वो इस ये बोला है कि इफ़ वी गिव एक्सेप्शंस टू व्हाट्सएप इट विल ओपन फ्लड गेट्स टू फर्दर प्राइवेसी वायलेशंस बाय बोथ स्टेट्स एंड प्राइवेट एंटिटीज़। इसके कहने का मतलब है कि अगर हमने व्हाट्सएप को जो है वो दे दी ना, क्या कहते हैं, एक एक्सेप्शन दे दिया कि चलो व्हाट्सएप तुम कर लो ये काम, तो ये आगे आने वाले समय में बहुत बिल्कुल सरकार, विदेशी सरकार और जो विदेशी कंपनियां हैं उनके लिए बहुत ही मतलब फिर तो एक आसानी से बाईपास सा बनता चला जाएगा इस लॉ को या इस कानून का एग्जांपल देते हुए, और ये हमारे लिए और इंडियंस के लिए नुकसान हो जाएगा, इंडियंस के डेटा के लिए नुकसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे है कि शुड यू एक्सेप्ट न्यू व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी, क्योंकि ये तो व्हाट्सएप का ऐसा कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है, जबकि इंडियन गवर्नमेंट तो बिजनेस अकाउंट के लिए भी नहीं चाह रही है, प्राइवेट अकाउंट्स के लिए कुछ नहीं है। तो अब मेरा आपसे ये पूछना है कि क्या आपको ये नए व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ बोथ बिजनेस अकाउंट एज वेल एज पर्सनल अकाउंट। ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर नहीं भी लिखते हैं तो इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, अन्यथा इंटरव्यू पे तो बनेगा ही बनेगा। जब आप डेटा प्राइवेसी की बात करेंगे व्हाट्सएप पे बनेगी, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। और ऑफ कोर्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के रखते हुए फोकस, एग्ज़ाम फोकस की टर्म्स हमारा जस्टिस BN कृष्णा कमेटी ऑन डेटा प्रोटेक्शन, और साथ ही साथ हमारा एक बिल आया था जो इंडियन गवर्नमेंट लाई थी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, ये भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा जाने से पहले। और साथ ही साथ इसमें एक एग्जांपल और दिया था, ये मैं मेंशन करना भूल गया, यहाँ पे लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एंटी ट्रस्ट केस। इसमें भी डेटा लीक की ही बात हुई थी, जो 2000 की बात थी, अर्ली 2000 में। तो एक बार गूगल करके ये भी देख लीजिएगा, और मैं जल्दी ही इस पर दूसरी वीडियो भी बनाने वाला हूँ, और आप भी एक बार गूगल कर लीजिएगा। माइनर फेस ऑफ इन गलवान वैली, यहाँ इस वाली पर्टिकुलर न्यूज़ में ये बताया गया है कि ऐसे द हिंदू में निकला है कि वहाँ पे जो है गलवान में एक छोटी सी छुटपुट हुई है, छोटी सी मुठभेड़ हो गई है इंडियन आर्मी में और चाइनीज़ आर्मी के बीच। लेकिन इंडियन आर्मी की जो ADGPI उनकी जो हैंडल है, जो ओरिजिनल हैंडल है इंडियन आर्मी का, उसने इसे सिरे से खारिज कर दिया और बोला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई भी माइनर फेस ऑफ नहीं है। और ये जो फेस ऑफ की बात है, जो मुठभेड़ की बात है, ये एंटी इंडिया वाले प्रोपोगंडा चला रहे हैं, इंडियन आर्मी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। तो अब ये क्यों है, कैसा है, इसके बारे में तो मैं आपसे क्या ही बात करूं, लेकिन हम लोग अब क्योंकि गलवान आ गया और पिछले 1 साल से गलवान है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि गलवान किस तरफ है, ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपके लिए मैप है, ये हमारा प्यारा भारत है, ये कश्मीर और लद्दाख का रीजन है, और मैं आपको यहाँ मार्क करके दिखा देता हूँ, ये हमारे गलवान वैली है। और ये जो रेड लाइन मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये जो मार्कर जा रहा है ना मेरा, ये आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। यहाँ तक हम लोग गार्ड करते हैं, इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी। इसके इधर ये वाला पार्ट तो देखिए कंट्रोल बाय चाइना लिखा हुआ है, और ये वाला पार्ट जो है हमारा इंडिया है। ओके, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं, ये जो हॉट स्प्रिंग लिखा है ना, इसके नीचे यहाँ पे कहीं ये देखिए दिख गया, ये पंगोंग लेक है आपकी, ये आपकी यहाँ पे पंगोंग सो लेक है। यहीं से पिछली साल जो है हमारी जो है मुठभेड़ होनी स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली में दोनों कंट्रीज़ की पेट्रोलिंग पार्टी जो है आगे एक दूसरे के बिल्कुल फेस टू फेस आ गई थी, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते वो गलवान वैली तक पहुँच गया। ठीक है, ये तो हमारा हमने ये देख लिया कि ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है। मैं एक बार इसको रब करके आपको साफ़ करके दिखा देता हूँ। ये तो हमको पता लग गया कि हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, ये है हमारी गलवान वैली। अब यहाँ पे हमारे लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अभी इंडिया ने इस इलाके में एक हाईएस्ट लैंडिंग स्ट्रिप बनाई है, एयरप्लेन लैंडिंग स्ट्रिप, उसका नाम है दौलत बेग ओल्डियाई। वो इस जगह कहीं पे है, हमारी गलवान के ऊपर है, लद्दाख में कहीं, यहाँ कहीं पे हमारी दौलत बेग ओल्डियाई है। तो एक बार आप लोग दौलत बेग ओल्डियाई देख लीजिएगा कहाँ पे है। साथ ही साथ क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं गलवान वैली की, तो आपको ये देखना है कि अघिल पास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अ पास दैट कनेक्ट्स लद्दाख विद द तिब्बत ऑफ द चाइना। ठीक है, तो वो अघिल पास यहाँ कहीं पे है आपका, एक बार ये भी देख लीजिए कहाँ पे है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्वेश्चन बनने के लिए। नाथुला पास हमारा कहाँ पे, नाथुला पास हमारा सिक्किम में है, वहाँ पे जहाँ डोकलाम की लड़ाई हुई थी वहाँ पे। और ऑफ कोर्स फिर हमें देखना पड़ता है मैकमोहन लाइन, जो इंडिया और चाइना के बीच की लाइन है। जैसे हमारी इंडिया और पाकिस्तान की एक लाइन है, ऐसे इंडिया और जो डिवीज़न हुए थे हमारे कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा, तो ये आपको एक बार ये मैकमोहन लाइन भी देखनी है। ये हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि यूके यूनाइटेड किंगडम टू अनवील प्लान्स फॉर डिजिटल बॉर्डर। ये प्रीति पटेल जो है वहाँ की, प्रीति पटेल जो वहाँ की इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला मंडे को, मतलब उन्होंने ये बोला कि मंडे को आज के दिन वो जो नए वीज़ा पॉलिसी क्या कहेंगे इन्हें, इंस्ट्रूमेंट्स लेके आएंगी, नए प्लान्स लेके आएंगी, इमिग्रेशंस को चेक करने के लिए नए प्लान्स लेके आएंगी, वीज़ा को इम्पोर्टेंट करें। और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है कि अब जो हमारे बॉर्डर हैं हम इनको डिजिटल कर देंगे। डिजिटल बॉर्डर करने का मतलब ये नहीं कि अपने जो बॉर्डर है उनकी वहाँ से फेंस हटा देंगे और वहाँ पे अब कोई पेट्रोलिंग यूनिट नहीं होगी आर्मी की, नहीं। इनके डिजिटल बॉर्डर की बात जब होती है तब इसका मतलब हो जाता है कि जो भी इन एंड आउट पर्सन ट्रैवल कर रहा है उनके ऊपर जो है चेकिंग की जा सके, ज़्यादा अच्छे से नज़र रखी जा सके। ये यहाँ पे है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम टू इंट्रोड्यूस अ फुली डिजिटल बॉर्डर सिमिलर टू यूएसए। यूएसए भी पहले जो डिजिटल बॉर्डर अपने देश में ला चुका है, तो यूएसए के जैसे ही डिजिटल बॉर्डर लाएंगे। और एक और बात बता दूं, ये यूरोपियन यूनियन से जब आपका ब्रिटेन अलग हो रहा था, ब्रेक्सिट से अलग हो रहा था ब्रिटेन एग्जिट यूरोपियन यूनियन से, तो उस समय ये भी एक बहुत ही मेजर डिमांड थी कि हमारे देश में इमिग्रेशन चेक कर सकें। क्योंकि पिछले साल आपका करीबन 8,500 लोग जो हैं इलीगली आपका ब्रिटेन में घुसे हैं। तो ब्रिटेन को ये भी अपना, इसीलिए जो ब्रिटेन नए कानून लेके आ रहा है। ETA की फुल फॉर्म होती है जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैवल ऑथोराइजेशन। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैवल ऑथोराइजेशन which is required for pre-check of travelers entering into their border। तो ये जो है प्री चेक होगा और बॉर्डर में घुसने से पहले आपका देखा जाएगा। अगर इन केस आपके पास वीज़ा नहीं है या आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है तो अब जो ट्रैवलर्स हैं वो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस डिजिटल बॉर्डर सिस्टम विल हेल्प यूके टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने। अभी इसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ में है नहीं, तो जैसे ही आज मंडे में इन्होंने अनाउंस कर दिए होंगे, रूल्स आ गए होंगे, तो जैसे ही आते हैं तो कल मैं आपको ये नए रूल्स बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको ये ETA या डिजिटल बॉर्डर काम करेगा। दिस इज़ टू टाइटन इमिग्रेशन रूल्स एंड ऑफ कोर्स ब्रिटेन में जो है बहुत सारे इलीगल इमिग्रेशन हुए लास्ट ईयर, तो इनको भी चेक करने के लिए आपके ये नया बॉर्डर सिस्टम या नया आपका इमिग्रेशन सिस्टम बनाया जा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे बात इमिग्रेशन की हुई है, यहाँ पे बात ट्रैवल की हुई है, तो हमारे लिए, और अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि B1 वीज़ा, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि टाइप B1 वीज़ा क्या होता है। वैसे मैं आपको फिर भी बता दूं कि टाइप B1 वीज़ा जो होता है, डोमेस्टिक हेल्पर्स जो जाते हैं घरों में काम करने के लिए, उनके लिए होता है। फिर भी एक बार आप गूगल पे देख लीजिएगा कि टाइप B1 वीज़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा क्या होता है। सिर्फ B1 है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा कौन कौन से होते हैं। ये B1 एक एग्जाम्पल है, लाइक FMKB, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा, तो एक बार देख लीजिएगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा किस किस काम के लिए होते हैं। उसके बाद आपको ये देखना है कि पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन तीनों में डिफरेंस है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नॉन रेसिडेंट इंडियन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, और इनके पासपोर्ट में और इनके इंडिया ट्रैवल करने में 2 और 4 में क्या डिफरेंस आता है। तो एक बार डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा। ये आपका UPSC और CDS दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। UPSC GS2 पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर आपको, क्योंकि अब हमने यहाँ पे बात सिटीजनशिप की कर ली, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स है तो वहाँ जाके रहेंगे, तो वहाँ की जो है सिटीजन्स, नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, सिटीजनशिप की बात आ जाएगी कहीं ना कहीं। तो आपको एक बार पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखना है जो डील करता है सिटीजनशिप के लिए। पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जाता है, जो कि सिटीजनशिप के लिए डील करता है। तो एक बार आपको ये भी देखना है। और ये हमारा आखिरी में क्वेश्चन जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था, उम्मीद करता हूँ आप आंसर लिख चुके होंगे। अगर आपने अभी तक आंसर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपना आंसर लिखिए और मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा तुक्तई के बारे में बिल्कुल सही है। तो नेम ऑफ साइक्लोन तुक्तई इज़ गिवन बाय म्यांमार, ये बिल्कुल करेक्ट है।
इट मेड अ लैंडफॉल इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इट ओरिजिनेटेड इन द पर्शियन गल्फ एंड मूव टूवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये आपका गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 और 2 ऑप्शन ए। तो इसी के साथ ये था हमारी इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शो सम लव। अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख के मुझे बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।